प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जब हम कहानी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसमें जीवन बहुत गति से चलती हुई भी हमें स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। असल में जीवन हमारे पास इतना बिखरा हुआ है कि आसपास बिखरा हुआ जीवन भी हम पहचान नहीं पाते हैं। और सच तो ये है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कहानी दर कहानियों की परतें हैं, हम उन्हें भी नहीं जान पाते हैं और इन्हें बताने का श्रेय जाता है किसी भी कहानीकार को। जब हम एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंतः स्थल के परतों से निकलकर हमसे रूबरू हो रही है। हिंदी कहानी में चंद्रकांता जी ने ऐसी ही कहानियाँ हिंदी जगत को दी हैं जो आसपास बिखरे हुए जीवन से हमें इस कदर रूबरू कराती हैं कि वो सीधी सरल होती हुई भी कहीं गहन और गंभीर जीवन के मुद्दों तक हमें ले जाती हैं। चंद्रकांता जी ने कहानी को विविध आयामों में देखा है, लिखा है, रचा है और उसकी अपनी एक श्रेष्ठता को सिद्ध भी किया है। हाल ही में उनका जो नवीनतम कहानी संग्रह अब्बू ने कहा था आया था, असल में हम उसके ज़रिए ही चंद्रकांता जी की पूरी रचना प्रक्रिया पर बात करना चाहते हैं। चंद्रकांता जी, जो ये आपका नया कहानी संग्रह अब्बू ने कहा था आया है, इसको जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि इसमें कहानी के बहुत से आयाम हैं, अलग अलग जिंदगियों की कहानियाँ आपने छांटी हैं। तो पहले तो ये बताइए कि ये कब से कब तक के दौर की कहानियाँ हैं? अब्बू ने कहा था तो पिछले साल 1.5 साल के भीतर लिखी गई कहानियाँ हैं, बहुत पुरानी कहानियाँ नहीं हैं ये अभी। अच्छा, जो इस कहानियों में जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जीवन भी हमें दिखाई देता है और आपका जो प्रिय विषय है कश्मीर, वो भी दिखाई देता है और उसके अलावा एक आम आदमी की ज़िंदगी का संघर्ष और उस संघर्ष में भी जो वो एक सुकून पाने की कोशिश कर रहा है वो भी हमें दिखाई देता है। तो ये इतनी विविधता आप अपनी कहानियों में किस प्रकार से ला पाती हैं? देखिए रमेश जी, आप जानते हैं जीवन का ये जो कैनवस है इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है और कोई भी रचनाकार उसमें से कुछ चीज़ें चुन लेता है, पूरा तो नहीं चुन सकता जो भी है। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जैसा हम करते हैं अपने निजी जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, हमारा भोगा हुआ सच होता है वो, पर जो अनुभव संपन्नता से हम रचते हैं तो धीरे धीरे हम पूरा समाज और बल्कि पूरा विश्व हमारी संवेदना से जुड़ जाता है। तो जाहिर है कुछ अपनी कुछ जग की, जैसे हम कहते हैं आप बीती जग बीती, दोनों साहित्य का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो यही कारण है जहाँ पर मेरे कश्मीर, चूँकि मेरा जन्म हुआ है, उसकी संवेदनाएं जाहिर है पहले मैं उन्हीं से जुड़ी हूँ। पर बाद में पूरा वैसे भ्रमण भी मैंने काफ़ी किया है, देश में भी विदेश में भी, ये भी एक कारण हो सकता है। पर वजह ये है कि समाज में जो कुछ होता है, कोई भी लेखक जाहिर है उसकी संवेदना इतनी तो होती है और दूसरी उसके साथ तादात्म्य क्षमता जिसे आप कहते हैं, उनका भोगा दुख सुख मेरा ही है। तो मुझे लगता है शायद तभी साहित्य बन जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि आज जो कहानी का संदर्भ है और कहानी का जो विस्तार है जीवन का, वो बढ़ रहा है? क्योंकि नई कहानी तक या नई कहानी से 70-80 तक भी हम ये महसूस करते थे कि हमारे देश, कस्बे और गांव की जो ज़िंदगी है, लेकिन अक्सर हम अब कहानियों में पाते हैं कि अब कहानीकार थोड़ा अमेरिका, यूरोप और वहाँ जो बसे हुए हमारे NRI हैं उनके जीवन को भी ला रहा है। क्या उसका एक कारण ये तो नहीं है कि अब कहानीकार बड़े संपन्न हो गए हैं और अक्सर अमेरिका जाते हैं और वहाँ के जीवन के बीच में और भारत के जीवन के बीच में भी एक रिश्ता तलाश कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये कह सकती हूँ आपको, जो आप ये भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं और सच भी है ये, इसका प्रभाव हम सब के जीवन पर है। अगर हमारे बच्चे बाहर विदेशों में हैं तो उसका प्रभाव हम पर तो है, या उन माता पिता पर तो है जो अकेले रह जाते हैं पीछे। तो कहानी ऐसे ही बनती है, जब कोई माता पिता अकेला हो जाता है और बच्चे दूर विदेश में रह जाते हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं।
मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहती, पर कुछ बातें होती हैं कि जो प्रश्न उठाती हैं और रचनाकार वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसके मन में प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न उसके निजी ही नहीं होते, पूरे समाज से जुड़े हैं। एक अगर अकेले माता पिता की आप बात कर रहे हैं तो वो कोई एक नहीं होता, वो कई होते हैं। कुछ तो अब विदेशों की बात कर रहे हैं, पर यहाँ देश में भी आज जैसा कि हमारा समाज बन रहा है, जिस तरह से हमारे मूल्यों का आप जानते हैं किस तरह से विखंडन हो रहा है, पूरा समाज ऐसे बिखर रहा है, चाहे उसके जो भी कारण हैं। कारण पहले तो गांव से आप शहर में जाते थे, आज अब शहर से विदेश जाते हैं, तो ये तो प्रक्रिया हमेशा चली है, हमेशा से। पर आज इसका ज़्यादा अनुभव मुझे लगता है तीव्र हो रहा है, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से बिखर रहे हैं। क्योंकि कहीं महसूस करते हैं, जब मैंने आपकी इस कहानी संग्रह में कहानियाँ पढ़ी तो एक तरफ तो जैसे चुप्पी की धुन है और दूसरी तरफ लाजवाब है, तो उन कहानियों में मुझे लगा कि एक तरफ तो पुरानी भारतीय मानसिकता है स्त्री पुरुष संबंधों की, जैसे चुप्पी की धुन है, उसमें स्वाति का प्रेम उस नायक के प्रति जो होता है ना, उसके प्रति है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी कहानी की एक नायिका है गुरप्रीत और बलबीर का जो रिश्ता है वो एक दूसरे ढंग का रिश्ता है। तो वो रिश्ता जो स्वाति का था अपने प्रेमी के साथ और वो अंत तक बना रहा एक भाव के रूप में, वो रिश्ता बलबीर और गुरप्रीत का नए संदर्भों में कहीं बिखर जाता है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? देखिए इसमें पूरी स्थितियाँ, पूरा परिवेश उत्तरदायी होता है, मात्र मैं क्या चाहती हूँ वो नहीं होता। क्योंकि रचनाकार तो अपना ही नहीं लिखेगा ना, वो भी खुली आंखों से देखेगा जो जहाँ से, वही मैंने कहा जहाँ से प्रश्न उठते हैं, उसके प्रश्न तो ज़रूर उठता है। अगर बलबीर की बात कर रही हूँ मैं, गुरप्रीत की, वो एक ऐसी औरत है जो यहाँ से वहाँ से अमेरिका से एक लड़का आया, यहाँ गांव से, पंजाब के गांव से एक लड़की, सोचा भोली बाली है, मेरे काम आएगी, सब कुछ करेगी, वहाँ कुछ पढ़ी लिखी भी थी, उसको बड़े सपने दिखा कर ले गया। पर वहाँ पर ज़रूरी नहीं जो अमेरिका जाते हैं वो बस बड़े संपन्न होते हैं, वहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा होता है, वहाँ बन नहीं पाता उसका। तो अब उसका क्या होता है, हर बात पर जैसे खौंखियाना, गुस्सा करना। हमारे समाज में एक ये भी बात है, ये हमारी सब जगह हो सकती है, पर भारतीय मानस में तो है, क्योंकि जो गुस्सा वुस्सा उतरता वो पत्नी पर ही है। तो अब पत्नी कहाँ तक इस बात को सहती है, ये प्रश्न है। एक बुनियादी सवाल ये है कि आज जो हमारे कहानी जगत में या हिंदी जगत में, साहित्य जगत में जो ये फार्मूला राइटिंग शुरू हो गई है, और वो फार्मूला राइटिंग अंततः कहीं ना कहीं किसी विचारधारा का पोषण करती है या किसी ख़ास किस्म की विचारधारा को प्रेरित करती है। तो चाहे वो दलितवादी कहानियाँ हों, चाहे वो नारीवादी कहानियाँ हों, या जो भी वादी की कहानियाँ हों, या जनवादी कहानियाँ हों, तो इस तरीके की कहानियों में आपको नहीं लगता एक कहानीकार होने के नाते कि कहीं हम उस संवेदना को छोड़ देते हैं जो पाठक के लिए सबसे प्रिय चीज़ है? जब कोई भी पाठक किसी कहानी को पढ़ना शुरू करता है तो वो कोई अखबार की रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि वो कहीं उस महीन, सूक्ष्म और उस बारीक संवेदना को से प्रभावित होना चाहता है, जिसे वो खुद भी नहीं पकड़ पाता अपनी ज़िंदगी में, और कहानीकार पकड़ के अपनी कहानी में उसके सामने पेश कर देता है। फिर हम अपने आप एनालिसिस करने लगती हैं, हाँ देखो जीवन ये है, ज़िंदगी ये है, और कहीं हम बदलते भी हैं। तो आज जो ये फार्मूला राइटिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आप जानते हैं फार्मूलाबद्ध लेखन मेरा तो नहीं है और मैं इसमें विश्वास नहीं करती। मैं जानती ये वर्गीकरण भी जो है, जैसे आपने कहा दलित है, स्त्री है, शोषित है, वो है, ये है, मैं इसमें भी ये सुविधा हो सकती है, चाहे वर्गीकरण आप करना चाहें तो ठीक है कर लीजिए, पर साहित्य से इसका लेना देना नहीं है। आज हिंदी का पाठक कम क्यों हो रहा है? देखिए, क्या कारण है कि हिंदी कहानी लिखी जाने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उसका? ये तो मैं नहीं मानूंगी रेस्पॉन्स पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये आप लोगों की कृपा है। पर ये ज़रूर है कि पाठक थोड़े कम हैं। पर ये भी आप जानते हैं कि गंभीर पाठक या गंभीर साहित्य के पाठक पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। आप गुलशन नंदा छोड़ दीजिए, वैसे पाठक तो बहुत थे। गंभीर साहित्य के पाठक पहले भी कम थे। पर ये कहना भी गलत है कि पाठक नहीं है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण शायद दिया आपको, एक छोटा सा आया था आत्मकथ्य, कुछ एक अंश किसी दैनिक में, पुनर्नवा में शायद,
तो वहाँ पर आप विश्वास कीजिए 8-10 दिन में ही मेरे पास 15-20 पत्र आए, और एक उसमें 92 वर्ष का वृद्ध और उसमें दूसरी 18 साल की एक युवती। अब बताइए क्या, कहाँ से वो लिख रहे हैं। हालांकि जीवन में वो कुछ मेरी माँ की स्मृति के बारे में है, कुछ उसको जानने की कोशिश है एक औरत को एक विशेष माहौल में। तो कितना आप कहते पाठक नहीं है, मैं हैरान हूँ। वो एक दैनिक पत्र में छपा है वो अंश, उस पर इतनी प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है कि पाठक नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, आप तो उपन्यास भी लिखती हैं और आपने अच्छे उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास की रचना में और कहानी की रचना में आप क्या अंतर महसूस करती हैं लेखिका के रूप में? देखिए, उपन्यास का कैनवस तो बहुत विस्तृत है, उसमें पूरा जीवन आता है। कहानी तो कुछ किसी एक तथ्य को लेकर चलती है, तो उसमें अपना एक अनुशासन है। जो उपन्यास में भी अनुशासन है, हालांकि हम उसको बैरियर्स को तोड़ने लगे हैं अब नए उपन्यासों में, नई कहानियों में। ज़्यादा अच्छी अभिव्यक्ति आप किस में कर पाती हैं? अच्छी मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल। मैं कहती हूँ अगर मैं बड़े कथ्य को, जैसे मैंने कथा सती सर लिया, पूरा कश्मीर है उसमें और पौराणिक संदर्भ है, ऐतिहासिक हैं, तो उसमें गुंजाइश है। एक उपन्यास में मैं जा सकती हूँ पूरे कारणों में, पर कहानी में इतनी गुंजाइश नहीं है। जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं कश्मीर पर, वो किसी एक तथ्य को लेकर कि मानवीय पीड़ा तो कहीं भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मनुष्य तो केंद्र में है, उसी के साथ जुड़े हुए प्रश्न भी हैं, पर कैनवस बहुत एक अनुशासन मांगता है कहानी। अच्छा, जो नया कहानीकार है एकदम ताज़ा, जो लड़के लड़कियां लिखना चाहते हैं कहानी, उनको आप क्या सलाह दे सकती हैं एक वरिष्ठ कहानीकार और कथाकार होने के नाते? सलाह क्या देंगे, हमें तो उम्मीद है कि जो नए कथाकार हैं वो हमें और संपन्न करेंगे, वो सलाह क्या देना है उनमें। पर ये ज़रूर है कि वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखते हैं, हमने अपनी नज़र से देखा, हमारे अपने कुछ वैल्यूज़ थे, उनके अपने वैल्यूज़ हैं। पर ये बात है कुछ नए, बिल्कुल नए जो कहानीकार हैं, एक मुझे याद आ रहे, एक है निलय उपाध्याय, वो कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं। अब एक क्या नाम है उसका, नीलाक्षी एक नई कहानीकार हैं। हालांकि देखिए वो विषय तो समाज से ही लेती हैं। उन्होंने एक कहानी है, उसका नाम है सूरज डूबने से पहले सोचता है, ये कहानी का शीर्षक है। कहानी में कुछ कहते नया नहीं है। एक पिता है, बूढ़ा पिता, जो घर में जैसे अकेला सा हो गया है, बच्चे आप जानते हैं जिस प्रकार बदलते हैं, उनकी अपनी रीति नीतियाँ हैं, पर उसके बारे में वो कहानी उस पर केंद्रित है। पर उसका शिल्प बहुत सुंदर है, नया शिल्प है। मुझे लगता है शायद हमें भाषा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मुझे लगता आने है वाले समय में या आज जो दौर चल रहा है उस दौर में कहानी अपनी अर्थवत्ता बनाए रखेगी? क्यों नहीं बनाए रखेगी? संवेदना होनी चाहिए। देखिए आजकल जो अर्थवत्ता इसलिए खतरे में मुझे लगती है क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा है। आज इतना सब कुछ है कि हमारे पास मैगजीन, अखबार, हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन लिटरेचर नहीं पढ़ते। मुझे लगता है शायद हम उसको ज़्यादा गुट्ठिल बनाते, शायद हम कुछ बौद्धिकों के लिए लिखते हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। देखिए जब तक हमारी संप्रेषण जब तक पूरे आम आदमी के साथ नहीं होगा तो कहानी नहीं पढ़ी जाएगी। वो तो उसको दुरूह होने से बचाना चाहिए हमें। मुझे तो लगता है ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है कि जीवन हमारा जैसे जैसे दुरूह, जटिल और कठिन होता जाएगा तो कहानी भी या कविता भी और दुरूह और जटिल नहीं होती जाएगी। अब पहले जैसे प्रेमचंद जिस तरीके से सीधी सरल किस्सा गोई में लिखते थे, उसके बाद नई कहानी का दौर, या गे और जैनेन्द्र ने जो लिखा वो एक डिफरेंट था, और उसके बाद जो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू, ये सब आए, नई कहानी का पूरा दौर आया, वो और भी जीवन की जटिलता को लेकर के आया। तो जहाँ तक ये आपकी बात है कि वो गुट्ठल नहीं होना चाहिए, जीवन में अगर गुठली है तो वहाँ आएगी, तो साहित्य नहीं। पर देखिए वो तो है, देखिए बड़े से बड़े गुठल विषय को भी आप जब समझाते हैं किसी को, तो समझाते हैं ना, उसका आप परीक्षण विश्लेषण करते हैं तब समझाते हैं। तो अगर वही तरीका लेखक को नहीं आता तो वो क्या लिखेगा? क्योंकि जीवन जटिल तो है, बहुत ज़्यादा जटिल है। आप जब मनु जी की बात करें, उसके वक्त भी इतनी जटिलता नहीं थी जितनी बल्कि हमारे सामने और हमारे नए लेखकों के सामने। पर मुझे लगता है सहजता और सरलता शायद शब्दों में चाहिए। पर देखिए सरल शब्दों में भी अर्थ छवियाँ होती हैं, आप जानते हैं, अर्थ छवियाँ होती हैं और युगों तक चलती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारे कश्मीर में एक ललेश्वरी ललदत हुई हैं, जिसने बहुत 13वीं-14वीं शताब्दी में हुई वो। तो उन्होंने एक वाक कहा था, एक पद रचती थी, उसमें कश्मीरी में उन्होंने कहा है, आम पन सुद रस नावि छसलमान करी दायते दी में तार आम्यन पान टाकन पोंजन शमान
जूछुम ब्रह्मान गर गत्सह। इसका मतलब है, वो तो खैर आध्यात्मिक अर्थ था उसका। वो कहती है कच्चे सकोरे से, जैसे कच्चे धागे से मैं अपनी नाव खींच रही हूँ, कब मेरा देव आएगा, मुझे मेरा ईश्वर आएगा, मुझे नाव पार करेगा, इस भवसागर से पार करेगा मुझे। मेरा मन ऐसे कसक रहा है, मैं कब घर चली जाऊँ। मेरा मन जैसे कच्चे सकोरे से पानी रिस रहा है, मेरा मन तड़प रहा है कि मैं कब अपने घर चली जाऊं। चंद्रकांता जी से बात करने के बाद लगता है कि हमारी आने वाली कहानी के विषय निरंतर बढ़ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन विषयों को, उस वस्तु को, उस कथा को हम किस प्रकार से पकड़ सकें, क्योंकि कहानीकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भरा पूरा जीवन, उसमें बहुत कुछ होता है, आसपास बिखरा हुआ है, वो हम चिमटे से कैसे पकड़ें। हम चंद्रकांता जी, आपका बहुत धन्यवाद